जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भोजन में जो तमाम प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनमें से विटामिन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये शरीर को बहुत सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत पड़ते हैं, क्योंकि शरीर इनका निर्माण जो ज़्यादातर विटामिन है उनका निर्माण नहीं कर पाता, इसलिए इन्हें हमें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। ये विभिन्न एंजाइम के रूप में और दूसरे कोफैक्टर के रूप में जो एंजाइम हैं हमारे, उनके सहायक के रूप में ये हमारे शरीर में होने वाली शरीर फिजियोलॉजिकल जो क्रियाएं हैं उनको सक्रिय करते हैं, उनको उत्प्रेरित करते हैं, जिससे वो सुचारू ढंग से शरीर में होती रहती है। तो थोड़ा सा अगर इनका इतिहास देखें तो 18वीं और 19वीं शताब्दी तक 18वीं और 19वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि भोजन के महत्वपूर्ण पोषक तत्व महत्वपूर्ण पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है और वसा है। मतलब इससे पहले यानी आज के 100 साल 150 साल पहले तक ये माना जाता था कि हमारे भोजन के 3 ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, और वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। सन 1900 के आसपास कुछ प्रयोग किए गए इन ये जानने के लिए कि हमें अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो उनमें जो पहले की मान्यता थी इन 3 तत्वों को लेकर, इन्हीं से निर्मित खाद्य पदार्थों को चूहों को खिलाया गया, यानी कि ऐसा कृत्रिम खाद्य पदार्थ इन चूहों को दिया गया जिनमें केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा थे। केवल ये तीनों थे, और ये देखा गया कि कुछ ही समय में, कुछ दिनों बाद सभी चूहों की मृत्यु हो गई। ये एक चौंकाने वाला तथ्य था। इसका मतलब ऐसे भोजन जो जिनमें केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा थी, उनमें कुछ तो ऐसा कमी था जो जीवन के लिए ज़रूरी था। इसके बाद ये देखा गया कि इस कृत्रिम भोजन में जब दूध मिला दिया जाता है, तो इन चूहों की मृत्यु नहीं होती है। इसका मतलब कि दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अलावा कुछ आवश्यक पोषक तत्व होता है, और दूध उनकी कमी को पूरा कर देता है। इसके अलावा इसी दौरान ये देखा गया कि जो पॉलिश किया हुआ चावल था, जो मॉडर्न मशीनों से जो धान को घिस-घिस के उसकी बाहर की परत निकाल दी जाती है, चावल को चमकाया जाता है, तो पॉलिश किए हुए चावल को लगातार खाने से लोग, एक बीमारी थी बेरी-बेरी, बेरी-बेरी की बीमारी से ग्रसित हो गए। बेरी-बेरी की बीमारी से ग्रसित हो गए, और फिर ये देखा गया कि जब इस चावल में जो पॉलिश है उसको मिला दिया जाता है, यानी बिना पॉलिश के
बिना पॉलिश किए हुए चावल के सेवन से किए हुए चावल के सेवन से यह बीमारी नहीं होती, यानी बेरी बेरी की बीमारी नहीं होती। तो इसका मतलब है कि चावल के पॉलिश में भी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पोषक तत्व था जो कि बेरी बेरी का रोग होने से रोकता था। और यहाँ पर ऐसे तत्वों की खोज शुरू हुई और जाके 1911 ईस्वी में ये महत्वपूर्ण वर्ष है जब फुंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की, इससे चावल के पॉलिश से चावल के पॉलिश से वह आवश्यक तत्व अलग किया। चावल के पॉलिश से जो उसमें आवश्यक तत्व था के पॉलिश से आवश्यक तत्व अलग किया, जिसकी कमी से बेरी बेरी की बीमारी होती थी, जिसकी कमी से बेरी बेरी की बीमारी होती थी। यानी कि जब ये देखा गया कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी बेरी हो जाता है, तो उस समय दिमाग में लोगों के आया था कि कुछ तो चावल की पॉलिश में है। और फुंक ने उस तत्व को जो कि बेरी बेरी को पैदा करने के लिए जिम्मेदार था, यानी जिसकी कमी से बेरी बेरी की बीमारी हो जाती थी, उसको चावल के पॉलिश से अलग किया। और जब इसकी रासायनिक प्रकृति का अध्ययन हुआ तो यह पता चला कि यह एक नाइट्रोजन युक्त अमीन था। अमीन मतलब NH2 ग्रुप युक्त अमीनो ग्रुप था ये। तो अमीन ग्रुप युक्त ये पदार्थ था क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। और चूंकि यह जीवन के लिए आवश्यक था, जीवन के लिए आवश्यक था, it means vital for life. It was vital. Vital means आवश्यक तत्व, essential. It was vital for life and it was amine. So vital plus amine और इन दोनों के आधार पर इसे विटामिन नाम दिया गया। अर्थात 1911 में फुंक ने विटामिन की खोज की और यह विटामिन B1 था, जिसको थायमीन कहते हैं, जो कि चावल की पॉलिश में था। B1 यानी थायमीन जो पहला विटामिन था खोजा गया था और इसके कमी से बेरी बेरी का रोग होता है। तो ये इसका इतिहास है कि जब इस दौर में यह पता चला कि भोजन के जो 3 आवश्यक पोषक तत्व थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनको मेजर न्यूट्रिएंट कहा गया। मेजर न्यूट्रिएंट यानी कि दीर्घ पोषक तत्व हैं जो कि सभी प्रकार के भोजन में उपस्थित होते हैं।
इनके अलावा भोजन को कुछ सूक्ष्म या कह सकते हो लघु पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उन पोषक तत्वों में विटामिन एक था। तो जो भोजन के दीर्घ पोषक तत्व हैं ये भी कंपटीशन में कई ऐसे एग्जामों में पूछा गया है कि दीर्घ पोषक तत्व भोजन के कौन कौन से हैं। तो भोजन में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये उपस्थित होने वाले हैं और तीसरे नंबर पर वसा। ये तीनों बहुत बड़ी मात्रा में भोजन का भाग बनाते हैं। इसके अलावा जो भोजन के तत्व हैं वो जो जिन्हें हम लघु पोषक तत्व कहते हैं वो हैं विटामिन, खनिज लवण। ये भी जो है वो लघु पोषक तत्वों के रूप में एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में खनिज लवण कुछ जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है और बाकी जो है कुछ सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है। तो इस तरीके से विटामिन वो लघु पोषक तत्व की कैटेगरी में आता है, जीवन के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजिनस है। पहला खोजा गया जो विटामिन था वो अमीन था, तो उसके स्थान उसके नेचर के आधार पर इसे वाइटल फॉर लाइफ एंड अमीन इन दोनों को जोड़ के इसे विटामिन का नाम दिया गया। अब जो आज तक के विटामिन ज्ञात हैं इनकी दो कैटेगरियां हैं। पहला वो है कि जो वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी पर प्रश्न बनते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो है वो है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। आज हम इनमें से सबकी चर्चा करेंगे। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो हैं, शुरू से अगर हम शुरू करें तो विटामिन ए, इसके बाद बी इसमें आता है, यानी विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील है। और क्योंकि बी वर्ग में बहुत सारे विटामिन हैं इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी पूरे जो बी वर्ग में हैं। और इसमें कॉम्प्लेक्स में जो आता है B1, B2, B3, B6, B12, फोलिक एसिड, ये सब मिलके बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील है। इसके बाद विटामिन डी, फिर विटामिन ई और इसके बाद विटामिन के। ये चार विटामिन हमें याद रखने हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील के में देखा जाए तो दो हैं। बी कॉम्प्लेक्स में इतने सारे विटामिन हो गए, चाहे उनको अलग अलग याद कीजिए या बी कॉम्प्लेक्स के नाम से याद कीजिए। और दूसरा जो है वो है विटामिन सी। ये दो विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील हैं। तो अब हम इनमें देखते हैं कि ये जो विटामिन हैं इनमें इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसमें जो विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है उसमें विटामिन ये पहला आता है। विटामिन ये एक अल्कोहल ग्रुप का है, अल्कोहल है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल मतलब रेटिना से है, ये रेटिना से संबंधित है और इसकी कमी से जो बीमारी होती है काफ़ी फेमस है,
वो है रतौंधी, जिसको अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, NIGST, नाइट ब्लाइंडनेस। और दूसरा जो है ज़ीरोफ्थेल्मिया, ज़ीरोफ्थेल्मिया, ये दो बीमारी हैं। इसमें कार्निया जो है वो क्रैकिंग हो जाती है, सूखी हो जाती है ज़ीरोफ्थेल्मिया में। तो ये दो बीमारियां इसकी कमी से होती हैं। रासायनिक रूप से इसको रेटिनॉल कहा जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद हम लोग लेते हैं विटामिन डी, जो कि वसा में घुलनशील है, विटामिन डी। और जो विटामिन डी है इसको रासायनिक रूप से कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस की बीमारी होती है, बच्चों में रिकेटस। ये बीमारी है जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बच्चों में। और वयस्क में भी इससे संबंधित बीमारी होती है, जिसको ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं, ऑस्टियोमेलेशिया। ये बीमारी है। तो वयस्क में, और कभी कभी हम केवल रिकेटस याद करते हैं, बाद में अगर विकल्प में ऑस्टियोमेलेशिया दे दिया जाए तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक है जो विटामिन डी है, ये सूर्य की परावैंगनी किरणें जो हैं, सूर्य की परावैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के नीचे इसका निर्माण होता है। यानी कि ये ऐसा विटामिन है जिसका सिंथेसिस, जिसका निर्माण हमारे शरीर में भी हो सकता है कुछ विशेष वसाओं के द्वारा, जो कुछ ऐसी वसाएं होती हैं जिसको अर्गेस्ट्रॉल कहते हैं, अर्गेस्ट्रॉल, अर्गेस्ट्रॉल। इस पर जब सूर्य की परावैंगनी किरणें पड़ती हैं तो यह कैल्सीफेरॉल में बदलता है, यानी विटामिन डी को बनाता है। और ऐसी वसाएं हमारी त्वचा के नीचे होती हैं। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो सूर्य की रोशनी में बैठने पर हमारी त्वचा के नीचे इसका निर्माण हो जाता है। इस कैटेगरी में तीसरा विटामिन लेते हैं। तो तीसरा विटामिन जो है वो है विटामिन ई। और विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, रासायनिक रूप से इसका नाम है टोकोफेरॉल। यानी कि कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, ये सब संबंधित विटामिन हैं। इनकी कमी से, इसकी कमी से असमय बालों का सफेद होना, एवं बंध्यता, बंध्यता यानी बांझपन, जिसको अंग्रेजी में स्टेराइलिटी कहते हैं, यानी प्रजनन की क्षमता वो कम हो जाती है। टोकोफेरॉल, ये जो हमारे प्रजनन कोशिकाएं हैं उसको स्वस्थ रखने में इसका रोल होता है, विटामिन ई का। तो इसके अलावा एक और बीमारी है
जिसका नाम है हीमोलिटिक एनीमिया। एनीमिया कई तरीके की होती है। इस प्रकार की एनीमिया में जो हमारी लाल आरबीसी हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, ये इनके नष्ट होने की दर काफ़ी हो जाती है, जिससे इसकी कमी हो जाती है। जबकि दूसरे प्रकार की एनीमिया में जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी से रुधिर बनता नहीं है। तो ये हीमोलिटिक एनीमिया है। हीमो मीन्स होता है जो हमारा लाल रुधिर कणिकाएं हैं उससे संबंधित, लिटिक मीन्स होता है नष्ट होना। तो अगर उनके नष्ट होने से हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो उसको हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, और ये विटामिन ई की कमी से होता है। इसके बाद जो इस कैटेगरी में अगला विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के, तो ये जो विटामिन है विटामिन के, ये विटामिन के जो है वो काफ़ी फेमस विटामिन है, और इसका भी रोल शरीर में जो कटने पर थक्का बनता है वो नहीं बन पाता। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है, और इसका रासायनिक नाम है नैफ्थोक्विनोन। नैफ्थोक्विनोन ये जो है रक्त का थक्का जमने में सहायता करना। यानी कि इस विटामिन के द्वारा जो है अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जो है नहीं बन पाता, और जो रक्त का थक्का बनाने में जो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर होता है उसके निर्माण में ये भाग लेता है। तो प्रोथ्रोम्बिन की कमी हो जाती है। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार की प्रोटीन है, और इसके द्वारा जो है ब्लड क्लॉटिंग होती है, कटी हुई जगह पर थक्का बन जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। ये हमें जो हमारा भोजन है उससे तो मिलता ही है। जो आंत के बैक्टीरिया हैं, जो आंत में हमारे सहजीवी बैक्टीरिया रहते हैं, वो भी इसका श्रवण करते हैं। तो वहाँ से भी जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया आंतों में हैं वो इसको स्रावित करते हैं, उससे भी ये हमें प्राप्त होता है। बड़ी आंत के अग्रिम भाग में पाए जाते हैं आंत के सहजीवी जीवाणु, वो इसको स्रावित करते हैं और फिर ये शरीर को मिल जाता है। लीवर में जाके ये स्टोर होता है थोड़ा बहुत इसकी मात्रा। तो ये जो चार हैं विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन हैं। इनके रासायनिक नाम हम लोगों ने देख लिया, और इनकी कमी से होने वाले रोग देख लिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सारे फैक्ट, सबको रटना है, सबको याद करना है। अब हम लोग जल में घुलनशील विटामिन को देखते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन में जो पहला विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स सीरीज का, वो है विटामिन बी1, क्योंकि इसी की सबसे पहले खोज हुई थी विटामिन बी1 की, और हम लोग जानते हैं कि इसका नाम थायमीन है। थायमीन 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 है, और इसकी कमी से बेरी बेरी का रोग होता है। चावल की पालिश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये, तो ये भी हमें याद रखना है। एक दूसरी इससे जुड़ी बीमारी है पॉलीन्यूराइटिस। पॉलीन्यूराइटिस ज़्यादा फेमस इसमें बेरी बेरी ही है। तो ये है दूसरी जो इस कैटेगरी में विटामिन है। ये सब जो बेरी बेरी का रोग है और पॉलीन्यूराइटिस है, ये सब नर्व से संबंधित बीमारियां हैं जिसमें पैरालिसिस जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। और
खासकर जो इसमें डाइजेशन खराब होना, आँखों का फटना। डाइजेशन इसलिए खराब होता है क्योंकि जो हमारी आंतें हैं उनमें जो अनैच्छिक पेशियां हैं उनकी क्रियाविधि में गड़बड़ी आती है, जो कि थायमिन के द्वारा नियंत्रित होता है। और यह गड़बड़ी जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनकी सिनेप्स पॉइंट पर जो एसिटिलकोलिन बनता है उसके निर्माण में ये सहायता करता है थायमिन, तो वो नहीं बन पाता, उसकी कमी हो जाती है। दूसरा जो विटामिन है इसमें वो है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी से जो है वो दो बीमारियां होती हैं, कीलोसिस जिसको कहते हैं, कीलोसिस। कीलोसिस एक बीमारी है, और दूसरा डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में त्वचा हमारी खुरदरी हो जाती है, सूखी हो जाती है, और उसमें फटने लगती है वो। कीलोसिस में जो होंठ के कोने हैं ये फटते हैं, तो इससे संबंधित ये बीमारी है। क्रैकिंग ऑफ द स्किन एट द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड स्केलिंग ऑफ लिप्स। तो कीलोसिस में जो है वो हमारे मुंह के जो कोने हैं ये फटते हैं, होंठ फटने लगते हैं। डर्मेटाइटिस में त्वचा दरी हो जाती है, सूखी हो जाती है, और इनमें भी जो है वो फटने की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अगला जो इसमें विटामिन है वो विटामिन B3। विटामिन B3, और जो इसका रासायनिक नाम है निकोटिनिक एसिड, नियासिन भी कहते हैं इसको, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो है पेलाग्रा। पेलाग्रा इस बीमारी का नाम है, और यह बीमारी जो है वो विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होती है। इस विटामिन को 3D विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसे 3D विटामिन भी कहते हैं। क्योंकि ये जो है इसमें 3 ऐसी परेशानियां होते हैं, डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब मानसिक संतुलन गड़बड़ होता है, और डायरिया होता है, डर्मेटाइटिस होता है। तो ये तीनों लक्षण जो हैं, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया, ये तीनों पेलाग्रा के लक्षण हैं। डायरिया यानी कि पेचिश होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। डिमेंशिया हो जाता है वो, त्वचा खुरदरी और फटने लगती है। ये अगर 3D वाले लक्षण हैं तो वह पेलाग्रा की बीमारी होती है, और ये नियासिन या निकोटिनिक एसिड की कमी से होता है। अगला जो इस कैटेगरी में है वो है विटामिन B6। विटामिन B6 इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन।
पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं शारीरिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी उत्पन्न होती है। डर्मेटाइटिस भी होता है, डर्मेटाइटिस डर्मेटाइटिस होता है, और वृद्धि कम हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। तो काफ़ी जनरलाइज्ड लक्षण हैं इसके। इसके बाद जो इस कैटेगरी में अगला विटामिन है वो है फोलिक एसिड। इसको भी विटामिन की कैटेगरी में माना जाता है, फोलिक एसिड। और फोलिक एसिड ही इसका नाम है। माइक्रोसिस्टिक एनीमिया होती है, इसकी कमी से जो बीमारी होती है माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, इनमें ये क्या है, इसमें अनियमित आकार की या कह सकते हैं कि एबनॉर्मल जो इस प्रकार के एनीमिया में जो आरबीसी बन रही है वो असामान्य रूप से विकृत बड़े आकार के निष्क्रिय लाल रुधिर कणिकाएं या आरबीसी। तो इसमें जो है वो इसलिए इसमें कमी होती है क्योंकि जो आरबीसी है वो ठीक से नहीं बन पाती। इस वजह से जो हम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ऑक्सीजन को पकड़ नहीं पाता है और हमें एनीमिया से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। तो मैक्रोसिस्टिक एनीमिया इसके द्वारा होता है। इसके बाद जो अगला विटामिन है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 ये है, इसको कहते हैं साइनोकोबालैमिन। साइनोकोबा इसमें कोबाल्ट एक तत्व होता है, कोबाल्ट एक तत्व होता है जो इसकी संरचना में पाया जाता है। और पीसीएस के सामान्य विज्ञान के प्रश्न में कई बार ये पूछा गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो विटामिन B12 है, साइनोकोबालैमिन। और ये भी जुड़ा है एनीमिया से, जो रुधिर का निर्माण है वो इससे होता है। तो लेकिन ये जो एनीमिया है उसको कहते हैं परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया उनकी कमी। इसीलिए जो टॉनिक आती हैं उसमें अगर देखेंगे हम खासकर खून को बढ़ाने वाली, तो उनमें जो है आयरन होगा और फोलिक एसिड होगा और विटामिन B12 होगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर और थोड़ा बड़े स्तर की है तो उसमें इन तीनों के साथ ग्लोबिन प्रोटीन भी होगी, ग्लोबिन। और चूँकि ऐसी टॉनिकों में आयरन होता है इसलिए इनको कहा जाता है कि दूध के साथ न लें, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है जो इस आयरन को बांध लेता है
और आयरन और कैल्शियम का कीलेट बन जाते हैं, जो कि आंतों के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते। तो इसीलिए जो इस तरीके के विटामिन युक्त टॉनिक हैं, उनको भोजन के या दूध अगर हम सेवन कर रहे हैं, क्योंकि भोजन में भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कैल्शियम हो सकता है, तो खाना खाने के घंटे बाद लेना चाहिए ताकि उनका अच्छे से अवशोषण हो सके। तो ये B12 है जो कि कोबाल्ट युक्त होता है और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तथा इसके अलावा एक और बीमारी है जिसमें जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसमें भी विकृतियाँ आती हैं। तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी होती है। ये हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित जो विटामिन है। अब जो नेक्स्ट हमारा विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी और इसे जो कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी की बीमारी होती है। इसमें जो मसूड़ों की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। क्षीण होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे दांत हिलने लगते हैं। दांत हिलने लगते हैं क्योंकि पकड़ ढीली हो जाती है। एवं मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े से खून आता है, रक्तस्राव होता है, उनमें संक्रमण की संभावना हो जाती है, उनमें संक्रमण की संभावना अधिक हो जाती है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो खट्टे फलों में, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, इन सब में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब इनमें जो है अगर इनका हम स्रोत देखें तो विटामिन B12 जो है हरी पत्तेदार सब्जियां, फोलिक एसिड भी हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन B6 दूध, फल, सब्जियां, अंडे, मछलियां, इन सब चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। बी ग्रुप के जितने भी विटामिन हैं ये फलों और जो एनिमल प्रोडक्ट हैं इनमें पर्याप्त मात्रा में ये मिलते हैं। केवल इसमें दूध ऐसा है जिसमें लगभग में सारे प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और इसीलिए दूध को संपूर्ण पूर्ण पोषक आहार कहते हैं, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होता है, सारे मिनरल्स लगभग में होते हैं और सारे विटामिन होते हैं। विटामिन डी जो है ये हमें मुख्य रूप से जो है वो एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलती है, जिनमें घी है, मांस है, अंडा है। तो जो एनिमल स्रोत हैं उनसे विटामिन डी ज़्यादा मिलती है। और जो विटामिन ई है ये अंकुरित अनाज में काफ़ी मात्रा में होती है। जो अंकुरित अनाज है और पूर्ण होल ग्रेन जो आहार हैं, मतलब पूर्ण अनाज का सेवन जैसे हम भिगो के करते हैं तो उनमें भी ये पाए जाते हैं। यही हाल विटामिन के का भी है अंकुरित अनाज में और हरी पत्तेदार सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में है।
दूध, जैसा हमने बताया दूध में सब कुछ है। विटामिन ए जो एनिमल के लीवर हैं, यानी कि जो मांस हैं, अंडे और रंगीन फलों सब्जियों में रंगीन फलों सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में होता है। कारण ये है कि जो रंगीन फल और सब्जियां हैं उनमें कैरोटीन होता है, और यह कैरोटीन जो है वो बाद में बॉडी के द्वारा वो रेटिनॉल में बदल दिया जाता है। तो जैसे गाजर है, पपीता है, आम है, जो भी इस तरीके से रंगीन रंग युक्त फल और सब्जियां हैं, केवल लाल रंग ही नहीं बल्कि जो हरे रंग का पालक है उसमें भी काफ़ी मात्रा में कैरोटीन होता है। कैरोटीन वर्णक हैं, पिगमेंट हैं, इससे रेटिनॉल या विटामिन ए का निर्माण हो जाता है। तो इनसे भी इनकी कमी की पूर्ति हो सकती है। अब यहाँ पर जो हम लोगों को ध्यान देना है कि विटामिन कार्बनिक पोषक तत्व हैं, विटामिन कार्बनिक कार्बनिक लेकिन लघु पोषक तत्व हैं। जो शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनमें से अधिकांश का निर्माण शरीर में नहीं हो पाता। शरीर में नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें हमें भोजन से प्राप्त करना होता है। पता इसलिए इन्हें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। दूध ऐसा पदार्थ है, दूध में लगभग शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए यह एक पूर्ण आहार है। तो ये रही विटामिन की बात। ये जो है सामान्य विज्ञान के सेक्शन में